गुड इवनिंग गाइस। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो से। द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय पॉल एम स्वीजी इन द यूनाइटेड स्टेट। ये जो मॉडल है किंग डिमांड कर्व, इसको डेवलप किया है पॉल एम स्वीजी ने यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसको बाद में आगे फर्दर रीडेवलप्ड किया है आर एल हॉल एंड सी जे हिच ने ब्रिटेन में 1930s। दिस मॉडल वाज डायरेक्टली टू एक्सप्लेन द प्राइस रिगिडिटी इन द ओलिगोपोली मार्केट, स्पेशली व्हेन देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मॉडल किस चीज़ के बारे में है, ये बताता क्या है। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद है वो है ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिगिडिटी को बताना। प्राइस रिगिडिटी का मतलब है प्राइस जहाँ पे स्टेबल रहते हैं, उनमें प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आती, प्राइस ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं हो पाते, जनरली फिक्स्ड ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ओलिगोपोली मार्केट में, ये बताने की कोशिश की है पॉल एम स्वीजी ने अपने किंग डिमांड कर्व मॉडल की सहायता से। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस रिगिडिटी इन ओलिगोपोली इज ड्यू टू वेरियस रीजन। अब प्राइस रिगिडिटी क्यों होती है, ठीक है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसके कुछ रीजंस हैं कि इनकी वजह से प्राइस रिग्ड हो सकते हैं। The firm may want to maintain a specific price to prevent the threat of entry from the potential rivals। एक फर्म जो है वो जानबूझकर एक प्राइस सेट करके रखती है ताकि बाहर से आने वाली जो फर्म्स हैं वो मार्केट में एंटर ना कर पाएँ, क्योंकि अगर फर्म ज़्यादा हाई प्राइस रखेगी तो बाहर से आने वाली फर्म्स जो हैं वो मार्केट में एंटर कर जाएंगी और लोअर प्राइस रख के उनकी डिमांड उनके कस्टमर्स को जो है वो मतलब कि छीन लेंगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म इन द मार्केट पहले से ही एक प्राइस को सेट करके रखती है ताकि उसे इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। द बायर्स में बिकम अकस्टम्ड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद ए स्पेसिफिक प्राइस। हो सकता है कि बायर जो हैं वो भी मतलब अकस्टम्ड हो जाएं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उसकी प्राइस से भी, ये प्रोडक्ट जो है वो इतने प्राइस में मिलता है और हमें इतना ही चाहिए। तो अगर उसकी प्राइस में फिर से कोई फर्दर फ्लक्चुएशंस आती हैं तो मे बी जो उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो गिर जाए। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए भी वो प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं करते। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन व्हेन ओलिगोपोली चेंज ए चार्ज वेरी हाई प्राइस। अब अगर ओलिगोपोली फर्म ज़्यादा हाई प्राइस रखती है तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद गवर्नमेंट इंटरवेंट उसमें कर जाए, इंटरवेंशन कर जाए। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए भी वो प्राइस को ज़्यादा मतलब कि प्राइस से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। द चार्जिंग वेरी हाई प्राइस में बी रिसेंटेड बाय द बायर। वही बात है ऊपर वाले पॉइंट में, जैसे कि अगर बायर ही उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें इतने ज़्यादा हाई प्राइस को, तो टू अवॉइड डिस्ट्रक्टिव प्राइस वॉर मतलब कि अगर प्राइस ज़्यादा फर्म रखती है, ठीक है, तो हो सकता है दूसरी फर्म्स जो हैं वो लोअर प्राइस करें, जिससे कि दूसरी फर्म्स पहले वाली फर्म्स के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लें और उनके कस्टमर्स को उनसे छीन लें, जिससे कि उनका आउटपुट और जो है डिमांड वो भी गिर जाएगा। तो ऐसा ना हो, प्राइस वॉर ना हो, इसके लिए भी जो फर्म है वो एक स्पेसिफिक प्राइस जो है सेट करके रखती है ताकि उन्हें इस सब दिक्कत का सामना न करना पड़े। द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द ओलिगोपोली में बी किंग्ड। हो सकता है कि उनका डिमांड किंग्ड हो। अब किंग्ड से हमारा क्या मतलब है? किंग्ड से हमारा मतलब है कि जैसे कि डिमांड कर्व जनरली कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर वो कर्व के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन किंग्ड का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन ना होकर उसके बीच में एक छोटा सा किंग्ड आ जाए, एक पॉइंट आ जाए जहाँ से वो बेंड हो जाए। ठीक है, उसको हम आगे जब डायग्राम करेंगे तो देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं स्वीजी वर्जन ऑफ किंग डिमांड कर्व। पॉल एम स्वीजी मॉडल ऑफ किंग डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है। देयर इज ए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, देयर मे बी आइदर बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और द एब्सेंस ऑफ इट। स्मॉल नंबर है फर्म्स का, ज़्यादा फर्म्स नहीं है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में
हैं हम, तो जनरली जो है फर्म्स का नंबर जो है कम ही होता है, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। एंड प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट डेफिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट की वैरायटी है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब आपके होमोजेनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, मिलते जुलते प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट डेफिनेशन भी हो सकता है, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ ए राइवल फर्म टू द प्राइस वेरिएशन बाय वन फर्म अराउंड ए गिवन प्राइस इज एसिमेट्रिकल। बिहेवियर जो है फर्म का, राइवल फर्म का, वो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कि वो समान नहीं होता, इक्वल नहीं होता, उसमें इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसको जब हम डायग्राम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, सपोज ए फर्म राइज द प्राइस अबव द प्रिवेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो मॉडल है ये प्राइस डिटर्मिनेशन का मॉडल नहीं है, तो इसमें हमें कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि प्राइस कहाँ पर डिटरमाइन हुआ या कहाँ पर डिमांड ने प्राइस को कट किया वगैरह वगैरह, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये प्राइस रिगिडिटी का मॉडल है। एक प्रिवेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी डिटरमाइन होगा, दिया होगा, ठीक है, उसी के थ्रू हमने दिखाना है कि प्राइस रिग्ड क्यों होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रिवेलिंग प्राइस है इकोनॉमी के अंदर, अब सपोज करते हैं कि कोई फर्म जो है प्राइस को उस प्रिवेलिंग प्राइस से ज़्यादा कर देती है। मान लीजिए 100 रुपये इंडस्ट्री ने या मतलब मार्केट में प्राइस 100 रुपये है किसी चीज़ का, तो अगर कोई फर्म उस 100 से ऊपर यानी कि 110 रुपये में कोई सामान बेचना चाहती हैं तो क्या होगा? सिंस द प्रोडक्ट आर क्लोजली सब्सिट्यूटेबल, सब्सिट्यूट हैं एक जगह से, मतलब एक प्रोडक्ट की जगह दूसरी प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी एंड पेप्सी एंड कोक। सब्सिट्यूटेबल द राइवल फर्म्स विल डिसाइड नो टू राइज द प्राइस। अब अगर एक फर्म डिसाइड करती है कि वो प्रिवेलिंग प्राइस यानी कि 100 रुपये से ऊपर बेचेगी, यानी कि 110 रुपये पर कोई सामान बेचेगी, तो दूसरी जो राइवल फर्म्स होती हैं वो उसको फॉलो नहीं करती, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप प्राइस बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे। तो जो प्राइस बढ़ा रही है फर्म, उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, 100 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है, अगर आप 110 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है अगले सब्सिट्यूट पर जाना चाहेंगे, ठीक है। तो आपकी डिमांड गिर जाएगी, आपकी डिमांड गिर जाने से आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द प्राइस राइजिंग फर्म लॉस कस्टमर, ठीक है। रिडक्शन इन सेल ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, थोड़ा सा भी अगर आप प्राइस में चेंज करते हैं प्रिवेलिंग प्राइस से ऊपर, तो आपकी सेल जो है वो गिर जाएगी, ठीक है। इन सच ए सिचुएशन द डिमांड कर्व बिकेम रिलेटिवली मोर इलास्टिक। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक हो जाएगा। मोर इलास्टिक का मतलब होता है कि स्लाइट राइज इन प्राइस देयर इज ए डिक्रीज इन डिमांड मोर देन द प्राइस, मतलब कि आपके थोड़े से अगर प्राइस में चेंज आता है तो आपकी डिमांड जो है वो डिमांड में काफ़ी चेंज आएगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड में काफ़ी चेंज आएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वन ऑफ द ओलिगोपोली फर्म डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइस बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस, अगर अब प्रिवेलिंग प्राइस यानी कि 100 रुपये से नीचे अगर कोई फर्म अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, मान लीजिए वो 90 रुपये पर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है 90 रुपीज़ पर, तो क्या होगा? द राइवल फर्म टू विल रिड्यूस द प्राइस। तो राइवल फर्म उसको फॉलो करेंगी कि उसने अगर प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस से कम पर बेचना चाहती है वो अपना प्रोडक्ट, तो हम भी प्राइस कम कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो 100 रुपये पर ही रखते हैं और एक फर्म 90 रुपये पर कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो सिंपल सी बात है कि जो कस्टमर्स हैं वो 90 रुपये वाली फर्म की तरफ जाएंगे, उन्हीं की प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, जिससे उसकी सेल जो प्रॉफिट जो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वो प्राइस नहीं कम करते उसके साथ तो उनको लॉस होगा, और इस लॉस से बचने के लिए वो भी प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूसिंग फर्म कॉन्सिक्वेंटली द गेन इन द सेल ऑफ प्राइस रिड्यूसिंग फर्म विल बी वेरी लिटल। तो जिस फर्म ने सबसे पहले प्राइस कम किए थे उसको जितना गेन होना चाहिए था उतना गेन नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उसने प्राइस कम किए उसके साथ साथ दूसरी फर्म्स ने भी प्राइस जो है वो कम कर दिए, तो जितना गेन उसको होना चाहिए था उतना गेन उसको नहीं होता है। इन दिस सिचुएशन द डिमांड कर्व विल बिकेम रिलेटिवली लेस इलास्टिक फॉर द प्राइस लोअर देन द प्रिवेलिंग प्राइस। तो प्रिवेलिंग प्राइस से अगर आप प्राइस को कम करते हो तो बाकी फर्म्स आपको फॉलो करेंगी, जिससे आपका डिमांड कर्व जो है वो इन इलास्टिक जो है या इन इलास्टिक नहीं, लेस इलास्टिक हो जाएगा। मतलब आपके प्राइस में आपके कम करने से आपके डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फ्रॉम सच एसिमेट्रिकल बिहेवियर ऑफ द ओलिगोपोली फर्म इट
follow that a part of demand curve is more elastic and a part of it is relatively less elastic and a kink appear between those two parts of demand curve। अब आपके डिमांड कर्व में एक किंक आ जाएगा जिसके एक पार्ट जो है वो मोर इलास्टिक होगा और जो एक पार्ट जो है वो लेस इलास्टिक होगा। अब ये किंक क्या है, इसका क्या माजरा क्या है इसका, वो हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू, फिर उसी से आपको समझ में आएगा। वाई एक्सिस पर प्राइस है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है। ये हमारा डिमांड कर्व है D1 और ये हमारा प्रिवेलिंग प्राइस है जो हमें दिया गया है, ठीक है। प्राइस के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, प्राइस ना ही डिटरमाइन कर रहे, प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइन है। आर पी हमारा आर हम जो हमारा ये लाइन जो डॉट लाइन जा रही है ये हमारा प्राइस है, ठीक है। अब इस प्राइस के ऊपर अगर कोई इस प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर बेचना चाहता है, मान लीजिए 100 रुपये का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का 100 रुपये का प्राइस है, अगर कोई 110 पर बेचना चाहता है तो बाकी फर्म उसको जो है फॉलो नहीं करेंगे। अब उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी जो सेल है वो कम होगी, ठीक है, उसकी सेल कम हो जाएगी, बाकी फर्म उसको फॉलो नहीं कर रही तो लेस इलास्टिक है, मतलब उसने प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज किया, मान लेते हैं वो प्राइस को यहाँ पर ले जाता है, ठीक है, मान लेते हैं वो प्राइस को जैसे कि यहाँ पर ले गया, उसने इतना प्राइस बढ़ाया। अब इतना प्राइस बढ़ाने से जो है डिमांड कितनी गिर गई, देखिए डिमांड में काफ़ी चेंज आया, प्राइस में थोड़ा सा चेंज है, स्लाइट चेंज इन प्राइस मोर चेंज इन डिमांड। थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने से डिमांड में काफ़ी चेंज आ गया, क्वांटिटी उसके आउटपुट में काफ़ी चेंज आ गया, तो इसीलिए ये मोर इलास्टिक है क्योंकि बाकी फर्म उसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। और अगले केस में क्या होता है, अगर प्रिवेलिंग प्राइस से अगर कोई फर्म प्राइस को कम करती है, ठीक है, तो बाकी फर्म भी उसको फॉलो करेंगी तो उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा प्राइस कम करने से, इसलिए ये जो लेस इलास्टिक है, मतलब प्राइस को कम करने से डिमांड पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा कम नहीं होगी। सपोज जैसे कि प्राइस को कोई यहाँ पर कम कर रहा है, इस लाइन में देखिए इतना कम कर दिया, किसी फर्म ने कम कर दिया तो लेकिन उसकी डिमांड कितनी चेंज हुई, डिमांड काफ़ी, मतलब इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, आपने जितना प्राइस कम किया उतनी ही आपकी जो है डिमांड या क्वांटिटी जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जितना गेन होना चाहिए था उतना गेन नहीं हुआ क्योंकि बाकी फर्म्स ने भी प्राइस को कम कर दिया है। अब जो प्रिवेलिंग प्राइस है यहाँ पर इसी के ऊपर हमारा जो है वो P पॉइंट आता है, यही हमारा जो है किंग डिमांड कर्व को बनाता है, यही वो किंग है, P इज़ द पॉइंट ऑफ किंग। प्रिवेलिंग प्राइस से अगर कोई ऊपर बेचना चाहता है तो उसका मोर इलास्टिक एक पार्ट होगा डिमांड कर्व का हमारे पास, और अगर प्रिवेलिंग प्राइस से जो कम बेचना चाहता है तो बाकी फर्म उसको फॉलो करेंगी जो हमारे पास लेस इलास्टिक होगा। तो इस डिमांड करके हमारे पास दो पार्ट बन जाते हैं, DP1 विच इज़ मोर इलास्टिक एंड PD1 विच इज़ लेस इलास्टिक, ठीक है। अब ये हमारा डिमांड कर्व है, AR कर्व भी कह सकते हैं इसको, इसके साथ ही हमारे पास MR कर्व भी है। अब MR कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा डिमांड कर्व भी तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब MR कर्व में यहाँ पर आकर S1 ये जो पार्ट है ये हमारा डिसकंटिन्यूटी का पार्ट है, डिसकंटिन्यूटी का पार्ट है, इसी पार्ट के कारण MR के इसी मतलब जो डिसकंटिन्यू आती है, इसमें डिसकंटिन्यूटी आती है, इसी के कारण जो है प्राइस रिगड रहते हैं। कैसे रिगड रहते हैं वो देखिए, जैसे कि Paul MCVG arrest that the given a kinked demand curve so long as the MC curve passes through the discontinued part of the MR curve the price will remain rigged at the prevailing price level। जब तक हमारी MC इस पोर्शन से S और S1 के पोर्शन से होती हुई जाएगी तब तक हमारे प्राइस जो है वो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस उतने ही रहेंगे। अब सपोज हमारी MC यहाँ पर है, ठीक है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और MC1 पर हमारा जो ये कॉस्ट कर्व है ये शिफ्ट कर जाता है MC1 पर, लेकिन तब भी अगर ये इस डिसकंटिन्यू पार्ट S1 के पार्ट में से होता हुआ जाता है तो हमारा प्राइस जो है वो यहीं पर रहेगा, POP हमारा प्राइस रहेगा। अगर हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, MC2 पर आ जाती है, कॉस्ट कर्व शिफ्ट कर जाता है, लेकिन अगर फिर भी ये इसी पार्ट में से जा रहा है तो हमारा प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस हमारा वहीं पर रहेगा। अब एक और केस देख लेते हैं हम,
Even if there are change in demand, the price rigidity will exist so long as the MC curve passes through the discontinued portion of the MR curve. It is shown through the figure. नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको देखते हैं कि अगर डिमांड चेंज हो जाए, सपोज अगर डिमांड चेंज हो जाती है, ठीक है, तो क्या प्राइस रिगिड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो पॉल एमसीवीजी कहते हैं कि अगर डिमांड चेंज भी हो जाती है आपकी, लेकिन फिर भी अगर आपकी MC आपके इस MR का जो डिसकंटिन्यू पार्ट है अगर इसमें से होकर जाती है तो आपके प्राइस रिगिड रहेंगे। आपके डिमांड, नो मैटर आपकी डिमांड क्या है, मतलब कम है, ज़्यादा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपका MC इस MR के इस पोर्शन में से होता हुआ जाएगा तब तक आपके प्राइस को कोई भी, मतलब कि प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए सेम है। सबसे पहले हमारा डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व DPD1 है, ठीक है। हम उसके नीचे हमारा MR कर्व है, MR ओरिजिनल MR कर्व है, SS हमारा डिसकंटिन्यू पार्ट है। अब सपोज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, D से D2 हो जाती है, ठीक है। D2 होने पर प्राइस वही है, हमारा प्राइस वही रहेगा, डिमांड इंक्रीज हुई है हमारी, ठीक है। D2 P1 D3 ये हमारा सेकंड चेंज इन डिमांड होने से हमारा डिमांड कर्व बन गया D2 P1 D3। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग नीचे इसका MR कर्व है, ये देखिए ये आ रहा है MR1, और यहाँ पर जो डिसकंटिन्यू पार्ट है वो है S2 S3। इससे पहले वाला हमारे पास था S1 और ये हमारे पास S2 S3। अब देखिए जब तक हमारी MC है, अब ये MC पास किस में से कर रही है, ओरिजिनल जो हमारी पहले वाली डिमांड थी उसमें से पास कर रही है, और जो हमारी इंक्रीज डिमांड हुई, डिमांड बढ़ने से हमारे जो MR कर्व और D हमारा जो है वो शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी MC हमारी स्टिल S2 S3 न्यू MR कर्व के डिसकंटिन्यू पार्ट में से ही होते हुए जा रही है। इसलिए हमारा प्राइस जो है वो P1 वहीं पर है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्राइस हमारा वहीं पर रहेगा जब तक हमारी MC जो है वो हमारी डिसकंटिन्यू पार्ट से, MR के डिसकंटिन्यू पार्ट से होती हुई जाएगी, तब तक हमारा प्राइस जो है वो रिग्ड ही रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यही प्राइस रिगिडिटी का मॉडल था जिसे किंक्ड डिमांड कर्व के थ्रू पॉल एमसीवीजी ने बताया है। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है इसका। कुछ चीज़ों की तरफ जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, वो देखते हैं क्या है क्रिटिसिज्म किंग डिमांड कर्व। एक्सप्लेनेशन ओनली द प्राइस रिगिडिटी, सिर्फ प्राइस रिगिडिटी को बताता है, प्राइस डिटर्मिनेशन को नहीं बताता। कहीं भी ये डिटरमाइन नहीं होता कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है क्या नहीं, प्राइस डिटर्मिनेशन का ये मॉडल ही नहीं है, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ प्राइस रिगिडिटी को दिखाया कि ओलिगोपोली फॉर्म में प्राइस जो है वो रिग्ड क्यों रहते हैं, स्टेबल क्यों रहते हैं, उसमें वेरिएशन क्यों नहीं आती। फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ किंक, अब उन्होंने देखिए ये किंक की जो पोजीशन है P1, ठीक है, अब इस पोजीशन को एक्सप्लेन करने में वो जो है फेल हो चुके हैं कि ये P जो पॉइंट है वो आया कैसे, इस पॉइंट पर क्यों आया है, ये कैसे आया है, कहाँ से पहुँचा है, ठीक है, वो नहीं बता पाए। उन्होंने हमें सीधा बता दिया कि यहाँ P पॉइंट है, यहाँ पे आपका किंग है, यहाँ इससे ऊपर अगर आप मतलब इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो लेस मोर इलास्टिक है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो लेस इलास्टिक है, सिर्फ यही बताया उन्होंने। ये लेकिन ये किंक आया कहाँ से ये वो नहीं बता पाए, यही इसका क्रिटिसिज्म है। इन एप्लीकेबिलिटी इन द केस ऑफ प्राइस लीडरशिप एंड कार्टल, जब आप कार्टल बना लेते हो और जब प्राइस लीडरशिप होता है, प्राइस लीडरशिप का मतलब होता है कि एक लीडर फर्म है जो प्राइस को डिसाइड करती है, प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करती है, ठीक है, उसमें ये मतलब कि अप्लाई नहीं होता। और जब कार्टल बना लेते हैं हम, कार्टल यानी कि ग्रुप बना लिया, मर्ज हो गए, ठीक है, कार्टल बना के मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही प्राइस का डिटर्मिनेशन करेगी और आउटपुट को सेल करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस वॉर जो है वो होती ही नहीं है, कोई प्राइस कम ज़्यादा करता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा ये मतलब ये जो मॉडल है किंग डिमांड कर्व ये वहाँ पर अप्लाई होता ही नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे, इन्होंने कहा कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर होते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तो भी प्राइस मतलब रिग्ड रहते हैं, प्राइस में चेंज नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव है, तो आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब
हो सकता है, प्राइस जो है प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, हायर प्राइस पे फर्म बेच सकते हैं अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया क्वालिटी का है, डिफरेंट है, उनके प्रोडक्ट का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, तो वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उन्होंने इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसको अच्छी तरीके से। अनसर्टेन प्राइस सॉल्यूशन ड्यूरिंग बूम और इन्फ्लेशन, अब जब बूम की सिचुएशन आएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी, तो क्या होगा, तो आपका प्राइस सॉल्यूशन क्या कहेगा, ये भी वो अच्छे तरीके से बता नहीं पाए। कॉन्फ्लिक्टिंग एम्पिरिकल एविडेंस, जो एम्पिरिकल एविडेंस मिले हैं, ठीक है, रियलिटी में जो रिसर्च की है, जो रिसर्च मिली है, वो इनके मॉडल के साथ जो है वो मेल नहीं खाती। ठीक है, तो ये था इसका क्रिटिसिज्म। सबसे मेन बात याद रखने की ये है कि किंग की डिमांड कर्व सिर्फ प्राइस रिगिडिटी को बताता है कि ओलिगोपोली फॉर्म में प्राइस जो है वो रिगिड क्यों रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं, जब तक आपका MC जो है वो आपके MR कर्व के डिसकंटिन्यू पार्ट से होता हुआ जाएगा, तब तक प्राइस रिगिड रहते हैं। अगर आपका MC आपके डिसकंटिन्यू पार्ट से ऊपर शिफ्ट कर जाता है तो आपके प्राइस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके MC पर कि आपका MC जो है वो MR कर्व के को कहाँ पर कट करता है। अगर वो डिसकंटिन्यू पार्ट से होता हुआ जा रहा है तो आपके प्राइस रिगिड रहेंगे। तो यही था इस मॉडल का कंक्लूजन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।